solution of non-linear equation. So what is a non-linear equation? दो पॉइंट्स होते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस के। पहली चीज की जिसकी पावर 2, पावर यानी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि वो आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स नहीं देता, बल्कि हमेशा कर्व्स देता है। तो ये दो चीजें होती हैं जिससे हम किसी भी इक्वेशन की नॉन लीनियरिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके उसके बाद बात आती है रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स की। थोड़ा सा पिछला हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो आपने 6, 7, 9, 10th एफएससी में पढ़ी थी, और ऑब्वियसली आप लोग कैलकुलस वगैरह में भी पढ़ के आए होंगे। So many problems in science and engineering is expressed as given a continuous function. कोई भी continuous function दिया जाता है उसमें हम x को find out करते हैं such that f of x is equals to 0. यानी x को हम फाइंड करें और उस x की वैल्यूज को हम बैक सब्सटीट्यूट करें अपने मेन इक्वेशन के अंदर, तो वो आपको 0 आंसर दे, तो वो हमारे पास होता है रूट। उस तरह से हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको हम रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। So these problems are called root finding problems. अब हम एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक नंबर x है और वो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास वो इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मेन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से और फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना बहुत आसान है। बट अगर इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक हमारे पास 4e पावर एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। हम ना तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ना ही इस पे हम लोग दूसरा कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, बहुत इजी मेथड है, ये आप पढ़ के आए हुए हो। सिंपल हमने इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बना के हमने इसको कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने इसके दो आंसर्स फाइंड आउट कर लिए, जिसको हम लोग कहा करते थे कि ये हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करें तो हम इसको अपनी मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x इज इक्वल टू -1 रखा, सो मेरे पास आया 0। सेकेंड में मैंने रखा -3 सेम इस इक्वेशन में, तो मेरे पास अगेन आया 0। सो ये मेन वापस पुट करने की वजह से जब इसने मुझे 0 दिया, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये आपके पास जीरोस ऑफ अ फंक्शन है और रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको रूट्स भी कह सकते हैं और जीरोस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास पिछला मेथड था जो हम लोगों ने पढ़ा है, और ये आपको एनालिटिकली आंसर देता था। ये इस तरह के जो मेथड्स थे ये आप लोगों के पास एक्चुअल वैल्यू यानी एग्जैक्ट वैल्यू देते थे, और इसमें एरर हमारे पास नहीं होता था। बट जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होने लग जाती हैं, तो फिर हमारे ये सारे मेथड्स हो जाते हैं फेल। तो उस वक्त हमें ये ज़रूरत होती है कि हम लोग प्रोसीड करें न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ। सो जो न्यूमेरिकल मेथड्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस नॉन लीनियर के लिए, ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन राफसन मेथड है, सीकेंड मेथड है और फॉल्स पोजीशन मेथड है। ये 4 मेथड्स हैं जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है इस नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए। इनमें से कौन से मेथड बेस्ट हैं, कौन से मेथड वर्स्ट हैं, इनका कंपैरिजन हम लोग एंड पे करेंगे। सो ये चारों मेथड्स मैं आपको 4 लेक्चर्स में कवर करवाऊंगी। सो अभी हम लोग चलते हैं इस बाइसेक्शन मेथड की तरफ। आज हम इसको थॉरोली डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़, इसका वर्किंग रूल क्या है, और इसकी एग्जांपल्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। जब हम ये सारे पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक ओवरव्यू दे दूंगी आप लोगों को कि जब भी हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो किस मेथड को हम प्रेफरेंस कब देते हैं और किसको हम कब प्रेफरेंस नहीं देते। ठीक है, सो बाइसेक्शन मेथड की तरफ चलते हैं। सो बाइसेक्शन से बहुत ही क्लियर है, बाइसेक्शन कोई भी आपके पास चीज गिवन है, आपने उसको बाय यानी 2 सेक्शन में आपने उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर है। The bisection method in mathematics is a root finding method. ठीक है, बाइसेक्शन मेथड के थ्रू हम लोग रूट फाइंड करते हैं। दैट रिपीटेडली बाइसेक्ट्स एन इंटरवल, जो कि रिपीटेडली आपके इंटरवल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एंड देन सिलेक्ट अ सब इंटरवल इन विच अ रूट मस्ट लाई फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको एक इंटरवल दिया जाता है उसको हम लोग हाफ में करते हैं, फिर उसमें से हम एक पोर्शन चूज करते हैं, फिर हम उसको हाफ में करते हैं। इस तरह से करके हम लोग आइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं, और आइट्रेशंस के बाद हम लोग फाइनली अपने रिक्वायर्ड एक्यूरेसी या रिक्वायर्ड रूट को मीट कर लेते हैं। दो कि वो एक्यूरेट नहीं होता बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको किसी हद तक, कुछ डेसिमल तक एक्यूरेसी हम उसकी ले आए। सेकेंड थिंग इज दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरवल हाफिंग मेथड। हम इसको इंटरवल हाफिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका इंटरवल होता है उसको हम हाफ में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो हाफ चूज करते हैं उसको अगेन हाफ में करते हैं,
फिर उस हाफ को चूज करके फिर अगेन हाफ में स्मॉल पार्ट्स में हम उसको कन्वर्ट करते जाते हैं. This method is applicable for numerically solving the equation f of x is equals to 0 for the real variable x where f is a continuous function. First thing कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए जो भी आपको इक्वेशन दी गई है, और जो इंटरवल है आपके पास उसमें अगर हम a और b को दोनों वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास इन दोनों को पुट करने के बाद इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो ऑपोजिट साइन के साथ आने चाहिए. जैसे एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है, इनका ऑपोजिट साइन होना चाहिए. या तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या तो ये लेस देन जीरो हो या ऑपोजिट ये लेस हो और ये ग्रेटर हो. ठीक है. इन दिस केस ए एंड बी आर सेड टू बी ब्रैकेट अ रूट. इसका मतलब ये है ऑपोजिट साइन की वजह से हमारे पास ये चीज हमें क्लियर हो जाती है कि हमारा जो रूट है वो इसी जो रेंज है इसके अंदर लाई करता है. सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या कहा गया था कि अगर आपके पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसमें मस्ट एक रूट जो है वो लाई करता है. ठीक है. सो एक तो चीज ये होगी कि आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए. दूसरी चीज ये होगी कि जो रेंज आपको दी जाएगी वो ऑपोजिट साइन के साथ होनी चाहिए फंक्शन में पुट करने के बाद. ओके. सो अगर वो ऑपोजिट साइन के साथ होगी तो आपके पास जो है वो एक रूट जो है इस रेंज के अंदर वो लाजमी लाई करेगा. ठीक है. So the first technique based on intermediate value theorem is called bisection or a binary search method. इसको हम binary search method भी कहते हैं और ये first technique थी जो कि intermediate value theorem के ऊपर बेस कर रही थी. राइट. अब ये जो आपका बाइसेक्शन मेथड है इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं. रूट फाइंडिंग मेथड भी कहा जाता है, इंटरवल हाफिंग मेथड भी कहा जाता है और बाइनरी सर्च मेथड भी कहा जाता है. तो जरूरी नहीं है कि आपको बाइसेक्शन मेथड के नाम से ही आए, आपको पता होना चाहिए कि इसके और कौन कौन से नेम है. आपको बाकी नेम दे के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. वर्किंग रूल देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए. फर्स्ट जो भी है सबसे पहले आप चेक करें कि आइदर वो नॉन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. अगर वो नॉन लीनियर इक्वेशन है देन आपके पास जो रेंज गिवन है आपने उसको चेक करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ए है और बी है, इन दोनों को आपने फंक्शन के अंदर पुट करना होगा. पुट करने के बाद आपने चेक करना है कि उनके साइंस ऑपोजिट होने चाहिए. लेट अस सपोज एफ ऑफ ए का साइन आता है मेरे पास -1 और एफ ऑफ बी का मेरे पास आता है 2. तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आना चाहिए -2. सो ऑब्वियसली अगर एक लेस देन जीरो होगा एक ग्रेटर देन जीरो होगा तो इनका प्रोडक्ट हमेशा लेस देन जीरो होगा बिकॉज -1 जो है वो लेस देन जीरो है और -1 जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव नंबर के साथ तो वो नेगेटिव ही देता है और जब नेगेटिव आया तो उनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपके पास लेस देन जीरो ही होगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी. इसको आप चेक नहीं भी करते तो बात चलती है. देन जब आपके पास ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अ बाइसेक्शन मेथड. फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों थे हमारे पास ए एंड बी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. जब आप इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास x1 की एक वैल्यू आएगी. इस वैल्यू को आपने बैक सब्स्टिट्यूट करना है अपने मेन फंक्शन के अंदर. मेन फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने उसके साइन को एग्जामिन करना है. आइदर उसका साइन पॉजिटिव आएगा या वो नेगेटिव आएगा. अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ ए में मैंने नेगेटिव आपको बताया बिकॉज लेस देन जीरो है और एफ ऑफ बी में पॉजिटिव बताया बिकॉज इट्स ग्रेटर देन जीरो. सो अब अगर आपके पास जो इसका आंसर है फंक्शन में पुट करने के बाद वो लेस देन जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो रूट है वो x1 और b के दरमियान में लाई कर रहा है. ठीक है. सो आपका जो x1 और सिर्फ बैक ए वाला पोर्शन है वो टोटली डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो जो आपके पास सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बनेगा वो x1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 बनेगा. इसी तरह से दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास एफ ऑफ x1 का जो आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए. उस केस में जो आपका रूट है वो लाई करेगा a और x1 के दरमियान में और x1 से b तक के जो कॉलम होगा पोर्शन होगा वो आपका डिडक्ट हो जाएगा. तो आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बन जाएगा a प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2. ये प्रोसेस आपका इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप अपनी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी को मीट नहीं कर लेते. अब रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या होती है कि आपने कोई भी टॉलरेंस मीट करनी है, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में है चाहे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की फॉर्म में है, वो जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों ने चलना है. ठीक है. अब जो देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, दिस इज आवर लिमिट a जिसको a1 का नेम दे दिया है एंड दिस इज आवर लिमिट b जिसको हमने b1 का नेम दे दिया है. जब आप a को फंक्शन में पुट करेंगे तो दिस इज आवर फंक्शन f ऑफ x. ठीक है. और ये पॉइंट p पे x एक्सिस को टच करें.
अगर आप ए लिमिट को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका आंसर लेट अस सपोज इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर बी को आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो उसका ग्राफ इस ग्राफ के हिसाब से जो हमारे पास आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। नाउ दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर P1, दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल गेस जो हमने लिया, इसको सॉल्व किया और हमारे पास एक आंसर आया। आंसर आने के बाद जब हमने इसको फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास वो आंसर आ गया f ऑफ P1, ठीक है, यानी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने की वजह से जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ये हमने डिडक्ट किया और ये पोर्शन हमने चूज कर लिया। चूज करने के बाद हमने अगेन इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो अगेन आंसर आया वो P2 आया। अगेन हमने इस P2 को फंक्शन में पुट किया, पुट करने के बाद हमने साइन एग्जामिन किया और वो यहाँ कहीं पे हमारे पास लाई कर रहा है विच इज नेगेटिव। नेगेटिव आने की वजह से हमने ये वाला पोर्शन इसका डिडक्ट कर दिया और जो चूज किया है वो हम लोगों ने ये वाला पोर्शन इसका चूज कर लिया। अगेन हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है और अगेन P3 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। अब P1 हमारे पास ये था, P2 हमारे पास ये था, P3 हमारे पास ये है। P3 पे जाके हमारा जो आंसर है वो रूट के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको जो बाइसेक्शन मेथड है वो काम करता है। जो रेंज होती है उसको हम हाफ में कन्वर्ट करते हैं, टू पोर्शंस में, उसमें से एक चूज करते हैं साइन को एग्जामिन करके, फिर अगेन उसको हाफ में कन्वर्ट करते हैं, एक चूज कर लेते हैं, फिर अगेन हम उसको हाफ में कन्वर्ट करके एक चूज कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और फाइनली एक पॉइंट आता है जहां पे हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अपने रूट के नियर नियर आ जाते हैं। ओके, वी हैव अ फंक्शन, ठीक है, has a root in this range and use the bisection method to determine an approximation to the root that is accurate to at least within 10 raised to the power minus 4। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको चेक करना है कि आइदर ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर नॉन लीनियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, अगर लीनियर है तो यहीं पे ही आपने क्वेश्चन में नीचे मेंशन कर देना है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये लीनियर इक्वेशन गिवन है और हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, हमारा ये मेथड यहाँ पर फेल हो जाता है, राइट। अब ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर डिग्री है वो 3 है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज चेक करेंगे कि हमारे पास रेंज है। अब रेंज जो आपको गिवन है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। अब इन दोनों को वन बाय वन आपने इस फंक्शन में रखना है और आपने इसको चेक करना है कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रखा 1, जब मैंने 1 रखा तो इसने मुझे आंसर दिया -5। इस 1 को मैंने पुट किया है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। फिर मैंने इस 2 को इस इक्वेशन में पुट किया और मुझे मिला 14। इसका मतलब कि मेरे पास जो है वो f(1) पे नेगेटिव आ रहा है और f(2) पे पॉजिटिव आ रहा है। सो मेरा ये भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो अब मैं आगे प्रोसीड करूंगी। थर्ड कंडीशन क्या थी कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर सी बात है, -5 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आपको नेगेटिव में आंसर देगा। सो लेस देन 0 आता है, तो ये भी आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसका मतलब कि हमारी जितनी भी इनिशियल कंडीशन थी जिसको हमने चेक करना था वो हमारी फुलफिल होगी। अब हम लोगों ने परफॉर्म करना है आइट्रेशंस को। यहाँ पर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, सो आप लोग अपनी याद दहानी के लिए पेपर के साइड पे जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो ये जब लिख के तो इसके ऊपर साइन लगाया करें। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा था तो नेगेटिव लगाएं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था पॉजिटिव लगाएं। इससे आपको ये याद रहेगा कि आपने साइन के हिसाब से रिप्लेसमेंट कैसे करनी है, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें साइड पे 1,2, 1 पे हमें नेगेटिव मिल रहा था और 2 पे हमें पॉजिटिव मिल रहा था। हमने 1 + 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आंसर आया 1.5। अब आपने इस 1.5 को पुट करना है अपनी मेन इक्वेशन के अंदर जो आपको नॉन लीनियर इक्वेशन दी गई थी। अब यहाँ पे मैं 1.5 को यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ, यहाँ पर भी रिप्लेस कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने x1 के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, पॉजिटिव 2.375। इसका मतलब है कि मैंने जो अपनी पुरानी वाली रेंज है उसके साथ न्यू रेंज को रिप्लेस करना है। सो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा था, सो 1.5 को मैं रिप्लेस करूंगी 2 की जगह पे। सो जो मेरे पास न्यू रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 1,1.5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो इसको रिप्लेस करते हैं, इस चीज को। इसको आपने रिप्लेस नहीं करना। ये जो हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ये सिर्फ साइन एग्जामिनेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं कि इसका साइन क्या आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है तो रिप्लेस करने के लिए आपने ये जो आइट्रेशन फर्स्ट परफॉर्म की है इसकी वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है। अब ये जो हमारी पुरानी वाली रेंज थी ये वैनिश हो गई।
इसकी जगह पे जो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की रेंज थी 1.5 वो रिप्लेस हो गई। सो न्यू इंटरवल जो हमारे पास आ गया वो 1,1.5 आ गया। अब आप देखें कि आपके पास 1 से 2 तक की रेंज थी, यहाँ पर 1.5 थी, ये हमने चूज कर लिया और ये वाली हमारी वैनिश होगी। ठीक है, बाय सेक्शन का मतलब यही होता है कि एक सेक्शन को हम 2 में डिवाइड करते हैं और उसमें से एक को चूज करते हैं, एक को वैनिश कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन है। अब सेकेंड आइट्रेशन में जो हम लोगों ने परफॉर्म करना है उसमें हम ये वाली रेंज लेंगे। अब ये वाली रेंज हमारी वैनिश हो चुकी है, इसको हमने नहीं यूज करना। अब यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 1 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 1.25 आएगा। अगेन आप इस 1.25 को इस फंक्शन के अंदर रिप्लेस करेंगे और इसके साइन को एग्जामिन करेंगे। अब जो आपके पास साइन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है नेगेटिव का। तो 1 और 1.5 था, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था। ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। 1 की जगह पे हम लोगों ने 1.25 को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 और 1.5 के दरमियान में 1.25 कहीं पे था। सो ये वाली चीज भी आपकी वैनिश होगी और ये वाला आपका पॉइंट, बीच वाली जो स्पेस थी वो आपकी हम लोगों ने चूज कर ली। अब जो हमारे पास ये वाला इंटरवल था, अब ये भी वैनिश हो गया और अब ये जो न्यू इंटरवल है अब हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, और साथ साथ आप लोगों ने इस टॉलरेंस जो हमें दी गई थी, हमने इसको भी माइंड में रखना है। ये प्रोसेस आपने उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि आपकी ये वाली जो टॉलरेंस है वो मीट नहीं होती। सो इस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, यानी 0.0001। जब आपके पास ये टॉलरेंस मीट होगी तो हम इस मेथड को स्टॉप कर देंगे। तो दिस इज आवर थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में सेम हमने उसी तरह से जो है वो न्यू इंटरवल लिया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आया। उसको हमने अगेन फंक्शन के अंदर पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अब पॉजिटिव आया। अब जो न्यू हमारे पास रूट लाई करेगा, जो हमारे पास रेंज बनेगी वो 1.25 से 1.375 है। आई रिपीट कि आपने इस चीज को रिप्लेस नहीं करना, आपने x3 जो आइट्रेशंस है, नंबर्स आपके चल रहे होते हैं, उसकी आपने वैल्यू को रिप्लेस करना है। देन फोर्थ आइट्रेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे और साथ साथ चेक करते जाएंगे कि हमारी एक्यूरेसी कहाँ कहाँ तक आ रही है। ठीक है, फोर्थ आइट्रेशन में सेम हमने इसको ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, आंसर आया और हमने इसको अपने फंक्शन के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद अगेन हमारे पास नेगेटिव आया, इसको हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 1 डेसिमल तक सेम आ रही है, यानी 1.3 और 1.3। इसका मतलब कि अभी हमें मजीद आइट्रेशन करने की जरूरत है। फिफ्थ आइट्रेशन करेंगे, सेम प्रोसीजर, ऐड करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा, आंसर को पुट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, साइन को एग्जामिन करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। एक चीज स्टूडेंट, जब फंक्शन के अंदर आप पुट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑपोजिट ही साइंस हैं। जैसे मेरे पास पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आपके पास सारे पॉजिटिव भी आ सकते हैं, कोई एक बीच में नेगेटिव भी आ सकता है, और सारे नेगेटिव भी आ सकते हैं और एक पॉजिटिव भी आ सकता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि किस तरह से आपके जो है ना वो चीज चल रही है। सिक्स आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आया और हमने इसको पुट किया फंक्शन के अंदर। अगेन अब देखें यहाँ पर भी नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव था, अगेन हम इसको नेगेटिव के कॉलम में रिप्लेस करेंगे और अभी तक हमारे पास 1 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मौजूद है। ठीक, अगेन आपने सेवंथ आइट्रेशन की तरफ जाना है, ऐड, डिवाइडेड बाय 2, आंसर, और आंसर के बाद जो है वो आप लोगों के पास फंक्शन में पुट करेंगे, पॉजिटिव का साइन आया, आप इसको रिप्लेस करेंगे तो अब ये अगेन 1 तक की ही एक्यूरेसी चल रही है। एट्थ आइट्रेशन, अगेन आपने इसको एडअप करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है, आंसर आएगा, उसको फंक्शन में डालना है, उसके साइन को एग्जामिन करना है, नेगेटिव आया है, नेगेटिव वाली स्पेस पे आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है। अब आप देख सकते हैं कि एट्थ आइट्रेशन पे जाके आपको 2 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मिल रही है, 1.36 एंड 1.36। ठीक, हमें तो 3 तक की चाहिए तो हमें मजीद आइट्रेशन करनी पड़ेंगी। नाइन्थ आइट्रेशन की ऐड किया, आंसर आया, आंसर आने के बाद फंक्शन में रखेंगे, साइन को एग्जामिन करेंगे और रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, 10th आइट्रेशन, सेम प्रोसीजर। 11th आइट्रेशन में अगेन सेम प्रोसीजर, और आप देख सकते हैं कि 11th आइट्रेशन पे भी अभी हमारे पास 2 डेसिमल तक की एक्यूरेसी आ रही है। देन 12th आइट्रेशन, सेम वही प्रोसीजर है, ऐड करेंगे, आंसर आएगा, फिर उसको आपने फंक्शन में रखना है, साइन को एग्जामिन करना है, रिप्लेसमेंट्स करनी है। अभी तक 2 डेसिमल तक की एक्यूरेसी हमारे पास है। ठीक है, सो 13th आइट्रेशन है, 13th आइट्रेशन पे जाके 3 डेसिमल की एक्यूरेसी आ जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने इसका एरर फाइंड आउट कर लिया है सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या मेरे पास टॉलरेंस मीट हो रही है या नहीं। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। यहाँ पर अब 13th आइटरेशन पे जाके मेरी एक्यूरेसी मीट होती है तो यहाँ पर मैं अपने मेथड को स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, अब सवाल आप लोगों का पैदा होता है कि जी अब हम पेपर में यही सवाल करते रहेंगे 13 आइटरेशन। ऑब्वियसली 13 आइटरेशन बहुत, 13 तो अभी कुछ भी नहीं होती, बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास होते हैं जिसकी 500 आइटरेशंस होती हैं, 1000 आइटरेशंस होती हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय हैंड। ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड का कोर्स जो है ना उसकी कोडिंग भी पढ़ाई जाती है कि आप लोग इसके इजीली कोड्स बना सकें। अब जो आप लोगों का सवाल है उसका जवाब मैं आप लोगों को अगली एग्जांपल में देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे जो है वो लेके चलना है पेपर में, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ टेबल, आप बनाना चाहते हो पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से आपको जरा एनालिसिस करना आसान हो जाता है। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो इट्स टोटली ऑप्शनल, कि सिर्फ और सिर्फ हमने n की वैल्यू, an की जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो रिप्लेस की हैं, bn की, यहाँ पर pn है तो मैंने xn ट्रीट किया है, एंड दिस इज अगेन f ऑफ xn। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, अब सबसे पहली चीज चेक करें कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ऑब्वियसली आपके पास डिग्री 3 है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, आप इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो हम बाइसेक्शन से करेंगे। यूज बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल तक की एक्यूरेसी को हमने मीट करना है। इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं गिवन, वो क्या, लिमिट्स आपको नहीं गिवन। जब आपको लिमिट्स नहीं गिवन होंगी तो फिर हम एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उससे हम लोग अपनी लिमिट्स को खुद से फाइंड आउट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि कोई एक पॉइंट आप चूज कर लें, 0 से स्टार्ट कर लें, 10 से स्टार्ट कर लें, 0.5 से स्टार्ट कर लें, उसको आप इस फंक्शन में पुट करें और चेक करें कि जहां पर दो वैल्यूज में आपको अपोजिट साइन मिलता है उसको आप चूज कर लें। मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ 0 से, मैं सबसे पहले 0 को पुट करूंगी। ठीक है, 0 को पुट करने से मुझे मिला -4। अब मैं 1 पे चेक करूंगी, 1 पे भी मुझे मिला -4। इट्स मीन कि मैं 0 और 1 नहीं चूज कर सकती क्योंकि मेरे पास दोनों सेम साइन से दे रहे हैं, और अगर मैं चूज करूंगी तो मेरा ये मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 0 और 1 क्वेश्चन में दिया जाता तो आप जो है ये चेक करके नीचे मेंशन कर देते कि हमारा ये मेथड फेल हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, तो हम ऐसे चूज करेंगे जिसमें हमें ऑपोजिट साइंस आते हैं। ठीक, एफ ऑफ 2 पे चूज करूंगी तो मेरे पास आता है 2। अब ये मेरे पास चॉइस है कि मैं 0 और 2 चूज कर लूं, मेरे पास चॉइस है मैं 1 और 2 चूज कर लूं। ये दोनों ठीक है। कैसे ठीक है? क्योंकि हमें 0 पे भी नेगेटिव साइन मिल रहा है और 2 पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे 1 पे नेगेटिव मिल रहा है और 2 पे पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कौन सा चूज करना चाहते हैं। लेकिन अभी आपने पिछली एग्जांपल देखी है, उसमें हमारे पास 1 और 2 रेंज गिवन थी और उसमें हमें एक्यूरेसी को मीट करने के लिए 13 आइटरेशंस की जरूरत पड़ी है। सो पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इतनी आइटरेशन को परफॉर्म करें, क्योंकि हमने ऑब्वियसली अपने टाइम को भी सेव करना है। उसके लिए आई रिकमेंड कि जो आप लोगों के पास रेंज होती है 1 और 2, आप इसकी दरमियान वाली वैल्यूज को भी चेक करें। कैसे चेक करें? जैसे 1.1 पे चेक करें, 1.2 पे चेक करें, 1.3 पे, 1.4 एंड अप टू सो ऑन टू 1.9। इन सारों पे आप लोग चेक करें कि आप लोगों के पास आंसर्स क्या आते हैं। ऑब्वियसली अगर ये ऑपोजिट साइंस के साथ हैं तो इनके दरमियान में कोई ऐसे नियर टू 2 पॉइंट्स होंगे जो कि ऑपोजिट साइन के साथ होंगे। हम लोग इसको चेक करते हैं। मैंने सबसे पहले 1.5 पे हिट किया है ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने आगे मूव करना है या बैकवर्ड। लेकिन चूंकि अब मेरी तो प्रैक्टिस नहीं होगी, मुझे पता चल जाता है कि आगे मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है, पर आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो बजाय इसके कि आप लोग 1.5 पे हिट करें, आप लोग 1.1 से स्टार्ट करके 1.9 तक डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 1.5 पे किया तो मेरे पास नेगेटिव आया। अब मैं आगे प्रोसीड करूंगी, 1.6 पे चेक करूंगी, मुझे अगेन नेगेटिव मिला। अब 1.7 पे चेक करूंगी, मुझे अगेन नेगेटिव मिला। 1.8 पे जाके मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं जो चूज करूंगी वो 1.7 और 1.8 चूज करूंगी। इसका मुझे फायदा क्या होगा? इसका फायदा मुझे ये होगा कि मेरे पास जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास एरिया कम हो गया। एरिया जब कम होगा तो वो बहुत जल्दी से अपने रूट को इस एरिया के अंदर फाइंड आउट कर लेगा। अब अगर आप लोग चाहो कि मैं 1.6 और 1.8 चूज कर लूं तो वो भी ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। बट हो सकता है कि इसमें आपको अगर 5 आइट्रेशन की जरूरत है तो इसमें आपको 8 या 9 आइट्रेशन लग जाएं। ठीक है, सो आई रिकमेंड कि जब भी आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना हो तो आप इस तरह से मिड वाली वैल्यूज चेक करें।
ताकि आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो जाए। ठीक, अब आपसे 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको रेंज दी जाए, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 की है, उसमें आपको रेंज दी गई थी और आपको एक एक्यूरेसी मीट करने का कहा गया था। उस केस में अगर पेपर में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप इसकी मिड वाली वैल्यूज को भी चेक करें, ताकि जो हमारी 13 आइट्रेशन लगी थी आप लोगों की, वो 5 या 6 आइट्रेशन में आंसर आ जाए। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपको ये एक्यूरेसी मीट करने का ना कहा जाए, आपको कहा जाए कि मुझे 3 आइट्रेशंस परफॉर्म करके दिखाओ या 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करके दिखाओ। सो उस केस में आपने इन्हीं वाली रेंजेस को यूज करना है, बिकॉज 3 और 4 आइट्रेशन इज टोटली नॉर्मल, पेपर में इजीली हो जाती हैं। 5 से 10 मिनट्स लगते हैं हार्डली आप लोगों के, अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, फिर आप इसको ए चूज कर लें, इसको बी चूज कर लें, फिर इसकी मिड वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात ये हो सकती है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़े, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया है। सो इसमें अगर आप ऑपोजिट साइन करीब वाले चूज करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस लेस हो जाएंगी, अगर दूर वाले चूज करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस ज्यादा हो जाएंगी। चौथी बात ये हो सकती है, एक मिनट, चौथी बात ये हो सकती है कि आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ए आपके पास 1.5 है और बी आपके पास है 3.5। ठीक है, इस केस में आप टोटली बाउंड हो कि आपने ए को यही लेना है और बी को भी यही लेना है। इसमें आप अपनी मर्जी से मिड वाली वैल्यूज नहीं चेक कर सकते और यही आप लोगों ने लेके, इनिशियल गेसेस ही आप लोगों ने लेके प्रोसीड करना है। अब ये अब यहाँ पर मैं जो चूज करने जा रही हूँ वो a इज इक्वल टू 1.7 और b इज इक्वल टू 1.8 चूज करूंगी, क्योंकि इसमें मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो जाएंगी। अब देखते हैं कि हमारी कितनी कम होती है। ठीक है, दिस इज आवर रेंज। रेंज हमने फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट आइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, 1.7 प्लस 1.8 आंसर आया, उसको आपने फंक्शन के अंदर रखना है, साइन को एग्जामिन करना है। अब हमारे पास 1.7 पे था नेगेटिव और 1.8 पे था पॉजिटिव, पर हमारे पास नेगेटिव था तो अब हम इसकी जगह पे ये वाली चीज रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो ये आपका वैनिश हो जाएगा और ये हमारे पास न्यू रेंज आ जाएगी। देन सेकेंड आइट्रेशन, अब आपने याद रखना है कि हमने 3 डेसिमल तक की एक्यूरेसी को मीट करना है, यानी वही टॉलरेंस है आपके पास 10 रेज़ टू द पावर -4। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरह से साइन को एग्जामिन करेंगे, नेगेटिव आया है, हमने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। देन वी हैव थर्ड आइट्रेशन, ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आया, रिप्लेस किया, अगेन नेगेटिव आया, इसी में हम लोग रिप्लेस करेंगे, 1.8 हमारे पास वही रहेगा। देन वी हैव अ फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 1.7 है और 1.8 है, अभी तक डेसिमल के बाद कोई भी एक्यूरेसी मीट नहीं हुई। देन वी हैव फिफ्थ आइट्रेशन। फिफ्थ आइट्रेशन में जाके हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आया, जब हमने रिप्लेस किया तो एकदम ही हमारे पास 2 डेसिमल तक की एक्यूरेसी आ गई है। ठीक है, देन वी हैव अ सिक्स्थ आइट्रेशन। सिक्स्थ आइट्रेशन में अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 डेसिमल तक की एक्यूरेसी है और 9 के बाद 5 है और यहाँ पर 6 है। इट्स मीन के एक और आइट्रेशन हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से क्या फायदा हुआ कि पहले क्वेश्चन में हमें 13 आइट्रेशन की जरूरत थी और यहाँ पर आकर हमारी 7th आइट्रेशन में आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो वेरी करते हैं। अगर आप स्पेस एरिया छोटा लेंगे तो उसमें आपको रूट जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें आपको रूट जल्दी नहीं मिलेगा, उसमें आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो पेपर में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टॉलरेंस जब भी मीट करनी है, तो आप लोगों ने क्लोज वाले पॉइंट्स लेने हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन डिफाइन कर दी गई हैं कि 2 करनी है, 3 करनी है, फिर जो भी इनिशियल गेसेस, जो भी रेंज आपको गिवन है उसको चेक करें, ऑपोजिट आ रहा है उसी को लेके चलें, मिड वाली वैल्यूज फाइंड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, हेंस द अप्रॉक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज 1.796। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर 7th आइट्रेशन में आंसर आ गया। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उसकी मिड वाली वैल्यू लें तो वो 1 या 2 आइट्रेशन में आंसर दे देते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही सिंपल मेथड है क्योंकि इसमें आपको ना तो डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, ना ही इंटीग्रल लेने की रिक्वायरमेंट है। सिंपल कैलकुलेशन है, 8 ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, फंक्शन की कैलकुलेशन करें और ओके, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। सेकंड थिंग, द बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेंट सिंस द मेथड ब्रैकेट द रूट। ओके, अब जो आपका बाइसेक्शन मेथड है वो हमेशा कन्वर्ज करता है, वो कभी भी डाइवर्ज नहीं करता, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है।
ठीक है। जितने हम अगले मेथड पढ़ेंगे, जो बाकी 3 हमारे रह गए हैं, वो अंडर सर्टेन कंडीशंस पे जाके डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका उसका इनिशियल गैस कुछ अजीब तरह से लो तो वो डाइवर्ज भी करते हैं, लेकिन इसकी ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये कभी भी मेथड आपका डाइवर्ज नहीं करता। डाइवर्ज क्यों नहीं करता, उसकी रीजन ये है कि द मेथड ब्रैकेट द रूट, सो द मेथड इज गारंटीड टू कन्वर्ज। जो आपका रूट है वो ब्रैकेटेड होता है, ठीक है, और वो हाफ फिर उससे हाफ में शिफ्ट होता रहता है। क्यों ब्रैकेटेड होता है, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइंस हम लोग कंसिडर करते हैं, ए और बी के। सो वो लाजमी जो है वो गारंटेड है कि वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। थर्ड थिंग, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द सेफेस्ट मेथड। सेफेस्ट मेथड है क्योंकि ये कभी भी डाइवर्ज नहीं करता, ये हमेशा कन्वर्ज करता है। एरर कैन बी कंट्रोल, सो इसकी कन्वर्जन प्रॉपर्टी की वजह से इसका एरर जो है वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमारे पास जो रेंज होती है वो स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड होती रहती है। सो उस तरह से एरर भी हमारा जो है ना वो कंट्रोल रहता है, वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, बाकी मेथड जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एरर किस तरह से इंक्रीज होता जाता है। अ ग्लोबल मेथड, इट ऑलवेज कन्वर्जेस नो मैटर हाउ फॉर यू स्टार्ट फ्रॉम द एक्चुअल रूट। इसमें यह है कि ये ग्लोबल मेथड कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये हमेशा कन्वर्ज करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप रूट जो है उससे जितना मर्जी दूर से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें, लेकिन वो फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पे आके कन्वर्ज करेगा। बेशक उसको 5000 आइटरेशन चाहिए, 10,000 चाहिए, लेकिन वो कन्वर्ज जरूर करेगा। ठीक है, ये इसकी फ्यू एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज स्लो। जो बाइसेक्शन मेथड की कन्वर्जेंस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, इसका कन्वर्जेंस रेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसका कन्वर्जेंस रेट कितना है बाकी के साथ कंपेयर करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए। If one of the initial guess is closer to the root, it would take a larger number of iteration. Okay. अब अगर 1.1 है उस पर आपके पास आंसर आता है नेगेटिव, ठीक है, और 1.2 है उस पर भी आता है नेगेटिव, और ये जाता जाता 3 तक आपको देता है नेगेटिव, और 3.1 पे जाके आपको देता है पॉजिटिव। अब आप में से एक स्टूडेंट कहता है कि मैं जो रेंज है वो 1.1 लेता हूँ और एक 3.1 लेता हूँ। वो ले सकता है, कैसे ले सकता है, क्योंकि 1.1 पे नेगेटिव है और 3.1 पे पॉजिटिव है। बिल्कुल ले सकता है, ऑपोजिट साइन है, आपकी कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपने जो एक रूट वो क्लोज वाला लिया है और एक बहुत दूर लिया है। अगर आप 3 और 3-1 लेते तो आपका बहुत ज्यादा कम आइट्रेशन में आंसर आ जाता, बट अगर आप 1.1 से 3.1 में लेंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, सो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि क्लोज वाले पॉइंट्स लें ताकि एरिया शॉर्ट हो जाए। एरिया शॉर्ट हो जाएगा तो आपके नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो जाएंगे। If f of x is such that it just touches the x-axis, it will be unable to find the lower and upper guess. अब f of x is equals to x square जो है इसका ग्राफ हमारे पास होता है ऐसे। अब ये एक पॉइंट पे आपके पास टच कर रहा है। अब आप इसका लोअर और अपर गैस तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन आप लोअर गैस इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे सिंपल एक्स स्क्वायर हो गया, तो इस तरह के फंक्शंस के लिए आपका जो बाइसेक्शन मेथड है वो हो जाता है फेल। ठीक है, अब ये जो मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताई हैं, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो ये आपसे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं। तो आपको इनकी रीजंस पता होनी चाहिए कि मेथड कब फेल होता है, लार्ज नंबर ऑफ आइट्रेशंस कब आती हैं, या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस में बेस्ट एडवांटेज क्या है बाइसेक्शन मेथड की। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए।